24 जून 2026 जो कि आपकी एग्जाम डेट है, संभावित एग्जाम डेट है, ये मात्र आपसे अभी 25 से 26 दिनों की दूरी पर है। अब यही 25 से 26 दिन है जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके इन 1200 प्लस वैकेंसियों में आपकी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये समय ये नहीं है कि आप पूरी बुक उठाकर बैठ जाएं और पूरे बुक का जो है खत्म करें। 25 से 26 दिनों में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs लगा सकते हैं या PYP क्वेश्चंस लगा सकते हैं। PYP क्वेश्चंस मतलब जो पहले पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे अभी जो आपकी MP पुलिस की एग्जाम हुई थी, MP पुलिस में जो क्वेश्चंस पूछे गए, या प्रीवियस ईयर्स में जो जेल प्रहरी में क्वेश्चंस पूछे गए, या अभी MPSI एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए, या पटवारी में पूछे गए, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आने की संभावना एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा होती है। हिंदी के क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, या आपके साइंस के हो गए, मैथ्स के हो गए। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो इसका जो वेटेज होता है वो होता है 60 to 70% के आसपास, बहुत आराम से हो जाता है। और यदि इतने नंबर आप लेकर आते हैं तो आपके कुछ चांसेस तो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, कुछ चांसेस नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो आप तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी एक्स्ट्रा में आता है, ऐसा तो नहीं है कि पुराना पेपर ही पूरा का पूरा आ जाएगा। तो जब बाकी बची हुई चीज़ों की आप तैयारी और साथ में करते हैं तो आपका जो प्लस पॉइंट निकल कर आता है। तो हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, सबसे पहले तो हमें जो 60 to 70% का वेटेज है उसको क्लियर करना होगा। और ये 60 to 70% का वेटेज हम कहाँ से क्लियर करेंगे, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके हम PYP लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे अभी जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, अभी हम ये क्लास हमारी होने वाली है हिंदी को लेकर, तो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या दिया है एक बार हम वो देख लेते हैं। जैसे देखिए हिंदी में आपका शुरुआत होती है आपके काव्य खंड से। काव्य खंड में इन्होंने पूछा है कि आपको सूरदास के पद आना चाहिए, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, इनकी जो कृतियां हैं इससे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा आपका आता है गद्य खंड। गद्य खंड में देखिए क्या क्या है, यहाँ है स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा करके जो एक कहानी है, रामप्रक्ष वेनीपुरी की बाल गोविंद भगत, यशपाल जी की लखनवी अंदाज, और आज हम घूमने वाले लखनऊ। हिंदी में जो हम हमारा जो क्लास चालू होने वाली है वो हम गद्य खंड के लखनवी अंदाज से चालू करेंगे। इसके बाद आता है आपका मन्नू भंडारी जी, एक कहानी है अभी। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में। इसके बाद व्याकरण जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें क्या होता है रस, अलंकार, संधि, समाज, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि, लेखक, परिचय। देखिए जो ऊपर रचनाएं दी हुई है इन्हीं में से हो सकता है आपसे कोई ये कवि परिचय वगैरह पूछ ले कि कवि कहाँ से हैं, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, या सूरदास जी की कृति कौन सी है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है रचनात्मक लेखन। इसमें आपसे पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश वगैरह ये पूछेंगे। कृतिका भाग 2 ये क्या होती है, 10वीं की एक बुक है उसका नाम है कृतिका। इसमें क्या पूछ सकते हैं, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना 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 हाथ जोड़ी, ऐसा करके जो भी है ये सब चीज़ें आपके पूछी जाएगी। तो देखिए आपको जो तैयारी करना है वो सिलेबस ओरिएंटेड करना है। हमेशा सिलेबस से रहकर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस हैं, सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। इसकी अपेक्षा यदि आप पूरी बुक उठाकर बैठ जाते हैं और कुछ भी पढ़ना चालू कर देते हैं तो देखिए ये तो फिर हवा में तीर चलाने जैसा हो गया। हमेशा अपने एम को रखकर ही आप तीर को जो है टारगेट कीजिए। यदि आप एम रखकर तीर को टारगेट करेंगे तो आपका एम में लगने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो फिर तो मतलब सब काम में आपका जो चल रहा है वो भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 1, और क्लास 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे, गद्यांश का जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है लखनवी अंदाज। ये क्या है लखनवी अंदाज, एक निबंध है। इस निबंध के लेखक कौन है, आपकी यशपाल जी जो हैं इस लखनवी अंदाज निबंध के लेखक हैं। अब आपको एक इमेज दिख रही है यहाँ पर ये जो भाई बैठे हुए हैं दादाजी जैसे दिख रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, ये ककड़ी इनके हाथ में रखी हुई है जिसे खीरा बोलते हैं, ठीक है। पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये हमारा लेखक है, और ये हैं आपके नवाब साहब। नवाब साहब क्या खा रहे हैं, बढ़िया ट्रेन की हवा में ककड़ी का आनंद ले रहे हैं, खीरे का आनंद ले रहे हैं। तो जो आपकी कहानी है या निबंध है, ये कहानी नहीं है माफ कीजिएगा, ये एक निबंध है। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि लखनवी अंदाज जो है वो क्या है, कहानी है, सारांश है, स्मरण है या निबंध है। तो आपको निबंध पर टिक करना है कि निबंध है ये।
तो पूरी कहानी जो है इस इमेज के चारों तरफ घूम रही है। पूरा जो निबंध है, सॉरी माफ कीजिएगा, पूरा जो निबंध है इस इमेज के चारों तरफ घूम रहा है। अब हम देखते हैं, निबंध की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि लेखक की यात्रा और नवाब साहब से मुलाकात। मतलब लेखक किससे मुलाकात कर रहे हैं? यहाँ पर नवाब साहब से मुलाकात कर रहे हैं। क्या होता है, लेखक को पास के ही किसी स्टेशन तक यात्रा करनी थी। हम पूरा एक बार क्या करते हैं, देखिए पूरा वीडियो का एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस निबंध के जो भी एमसीक्यूज हैं वो हम करने का, मतलब वो एमसीक्यूज नीचे है तो उन्हें हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है ये निबंध जो है ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा, आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये पीडीएफ को हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम में डाल देंगे। तो नीचे वीडियो की लिंक, जो लिंक दिया हुआ है वो टेलीग्राम का लिंक है, तो आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो एग्जाम से पहले आप क्या कीजिएगा, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए वीडियो देखने में बहुत समय लगता है, पीडीएफ को आप फटाफट देख सकते हैं, इसलिए हमने आपको पीडीएफ की जो है सुविधा करवाई है। और देखिए इतनी सुविधा यदि हम करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। कम से कम आप 50+ सब्सक्राइबर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हम चैनल पर लाइव पढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो और भी क्लासेस है, जैसे इंग्लिश की क्लास नहीं हो पा रही है, आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हो पा रही है, तो ये क्लासें भी आपकी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि लेखक ने क्या किया। लेखक क्या करना चाह रहे थे, किसी स्टेशन तक उन्हें यात्रा करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, भीड़ से बचने और एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। देखिए लेखक है तो स्वाभाविक सी बात है, कहानियां, निबंध जैसे लिखा है, संस्मरण लिखा है, कुछ भी लिखने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों को एकांत की जरूरत होती है, इसलिए इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। ये पूछ सकते, ध्यान रखना, सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। इसके बाद आता है डिब्बे का माहौल। अब ट्रेन में चले गए, इसके बाद डिब्बे का क्या माहौल था। लेखक जब भागकर ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही एक सफेद पोश सज्जन, दिखने में पूरी तरह सफेद पोश थे और बहुत आराम से पालकी मारकर बैठे थे। लग रहे थे कि बिल्कुल क्या है, ये लखनवी नवाब है। लखनऊ में रहते हैं ना नवाब लोग, तो वे क्या लग रहे थे, लखनवी नवाब लग रहे थे। उनके सामने एक तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। आ गया भाई खीरे, अभी इमेज में खा रहा था ना खीरे, तो उनके सामने क्या रखा था, तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे, यानी अपनी आम बोलचाल की भाषा में ककड़ी रखी हुई थी। अब लेखक जब ट्रेन के अंदर गए तो उन्होंने देख लिया कि नवाब साहब बैठे हैं। अब नवाब साहब का जो रिएक्शन होता है वो लेखक के प्रति क्या होता है, ये देख लेते हैं। लेखक के अचानक आ जाने से नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए। नवाब साहब तो बैठ के भैया ककड़ी खा रहे थे, लेखक को देखा तो कैसे भाव आ गए, असंतोष के भाव आ गए। उन्हें लगा कि उनके एकांत में जो है क्या पड़ गया है, खलल पड़ गया है। अकेले बैठकर मस्त ककड़ी खाते हैं, जो उनका नवाबी अंदाज है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेखक साहब आ गए, उन्होंने देख लिया कि नवाब क्या खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं। साधारण खीरा खाने की आदत को कोई देख ना ले, मतलब नवाब के जो साधारण खीरा खाने की आदत है इसको कोई देख ना ले, मतलब इससे उन्हें असहज सा महसूस हुआ। उन्होंने लेखक से क्या करा, कोई बात नहीं की, तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली। देखिए क्या होता है, जब आप किसी को देखते हैं और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप भी अपने आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण क्या करते हैं, सामने वाले को नहीं देखते, मतलब इधर उधर देखने लग जाते हैं। ऐसा करते हैं ना आप लोग भी, तो लेखक ने भी वैसा किया। लेखक कौन थे, हमारे यशपाल जी थे, तो यशपाल जी ने भी आंखें दूसरी तरफ कर ली। इसके बाद क्या हुआ, खीरा काटने का शाही अंदाज। अब नवाब के पास तो क्या रखे थे, बढ़िया 2 खीरे रखे हुए थे उनके तौलिए के ऊपर। अब नवाब ने क्या किया, खीरा तो खाना ही था। तो कुछ देर बाद नवाब साहब का मूड बदल गया। पहले तो असहज हो रहे थे, फिर धीरे से उनका मूड बदल गया। उन्होंने लेखक से पूछा, किबला शोक फरमाएंगे। यशपाल जी से क्या पूछा, किबला शोक फरमाएंगे, लखनऊ का बालम खीरा है, क्या आप खाएंगे। ऐसा किसने पूछा, ऐसा नवाब साहब ने पूछा आपके लेखक से। लेखक ने शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। कोई भी पूछता है तो हम पहले तो क्या करते हैं, मना ही करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, लेखक ने भी क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं खाना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद नवाब साहब ने जो किया वह देखने लायक था। उन्होंने बहुत करीने से खिड़की से बाहर पानी निकालकर खीरों को धोया, खिड़की खोली
और ककड़ी जो खीरा होता है उसे बाहर धोया। इसके बाद क्या किया, रखा हुआ जो तौलिया था उससे ककड़ियों को पोंछा, आपके खीरे को पोंछा। इसके बाद जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिरों को काटा, उनका झाग निकाला, कड़वाहट जो होती है वो उसको दूर करने के लिए। फिर पतली पतली फांके काटकर तौलिए पर सजा दी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, खीरे के सिरों को काटते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर घीसते हैं ना, इससे क्या होता है ककड़ी की जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। फिर नवाब साहब ने क्या किया, इसकी पतली फांके करी, मतलब स्लाइस किया और बढ़िया से उसे तौलिए पर सजा दिया। ये कौन कर रहा है, सब नवाब साहब कर रहे हैं, लेखक सिर्फ देख रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग भी ककड़ी वगैरह काटते हैं, उसके ऊपर बढ़िया नमक और मसाला डालते हैं। तो सेम किसने किया, नवाब साहब ने। नवाब साहब ने लखनऊ के स्टेशन के अंदाज में उस पर जीरा मिल, नमक, लाल मिर्च की सूखी जो सूखा हुआ लाल मिर्च होता है वो छिड़क दिया, तो बिल्कुल टेस्टी सा ककड़ी बना लिया। उनकी इस तैयारी को देखकर समझ रहे थे कि नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वे अपनी रईसी का दिखावा करने के चक्कर में फंसे थे। अब नवाब साहब ने जो खीरे तैयार तो कर लिए थे, पर क्या कर रहे थे, खा नहीं रहे थे। तो भाई मुंह में पानी आ रहा, स्वाभाविक सी बात है, जब किसी चीज पे बढ़िया सा नमक और मिर्च जाता है, खाने की इच्छा तो अंदर से होती है। पर नवाब साहब क्या कर रहे थे, अपने नवाबी के कारण खा नहीं रहे थे। नवाब साहब ने दोबारा लेखक से पूछा, मतलब लेखक खा लेगा तो मैं भी सहज हो जाऊंगा और मैं भी खा लूंगा। लेकिन लेखक ने क्या किया, एक बार मना कर दिया था, तो वे अपने आत्मसम्मान के लिए दोबारा ना कह देते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप भी किसी को एक बार मना कर देते हैं, फिर वो दूसरी बार और पूछ रहा है। अब यदि आप हाँ बोल देते हैं तो ऐसा लगता है ना कि यार पहले तो मना कर दिया था, अब तो खा रहा है, मतलब पहले भी खाने की इच्छा थी। तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान के कारण क्या किया, दोबारा ना कह दिया कि नहीं भैया नवाब साहब हमें तो नहीं खाना ककड़ी। अब भाई वो तो ठहरे नवाब, फिर नवाब ने क्या किया, अब नवाब ने क्या किया, बिना खाए पेट भरना, ये तो अलग चीज हो गई। सुना था खाकर पेट भरता है, यहाँ तो बिना खाए क्या हो रहा है, बिना खाए पेट भर रहा है। किसका पेट भर रहा है, देख लेते हैं। तो अजीब हरकत हुई है यहाँ पे। क्या अजीब हरकत हुई है, नवाब साहब ने खीरे की एक फांक उठाई, उसे होठों तक ले गए, उसे सूंघा। सूंघने के दौरान स्वाद के आनंद में उनकी आंखें मूंद गई। नवाब ने क्या किया, एक खीरे की एक जो भी फांक होती है वो उठाई, उसे अपने मुंह तक ले गए, उसे खुशबू ली, उसकी खुशबू ली, खुशबू बड़ी जोरदार थी, आहा मजा आ गया। इसके बाद क्या हुआ, उनकी आनंद में उनकी क्या हुआ, आंखें मूंद गई। जब हमें कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाती है खाने के लिए तो बिल्कुल अंदर से जो आनंद आता है उसमें क्या होता है, हमारी भी आंखें बंद हो जाती है और मतलब मजा सा आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो उसे जो मुंह में पानी आया उसे गले से नीचे उतार लिया। अभी तक ककड़ी खाई नहीं है, सिर्फ उसे क्या किया, स्मेल किया है। इसके बाद खिड़की से बाहर, और फिर नवाब साहब ने उस फाक को खाने के बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे भैया नवाब साहब तो नवाबी ठहरे। नवाब साहब ने क्या किया, सूंघने के दौरान पहले तो नवाब साहब ने बढ़िया सा खीरा उठाया, मुंह के पास ले गए, उसकी खुशबू ली और उस फाक को खाने के बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया। दिखावे किया, दिखावा ही हुआ, नवाबी झाड़ रहे हैं अपनी। इसी तरह उन्होंने एक एक करके सारी फांके को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। अरे भाई साहब बहुत नवाबी दिखा दी इन्होंने तो। सारे खीरे फेंकने के बाद उन्होंने तौलियों से हाथ और होठ पोंछे और बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, लखनवी अंदाज। मतलब बोला कुछ नहीं, सिर्फ देखा कि देखो मैंने क्या कर दिया। मतलब उनको एक अलग सा ही जो अंदर से वो होता है ना, गर्व सा महसूस होता है कि पता नहीं क्या जंग वगैरह जीत ली, वैसा नवाब साहब को महसूस हुआ कि देखो मैं एक खानदानी रईस हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ककड़ी बिना खाए केवल सूंघ कर अपना पेट भर सकता हूँ और इसे बाहर फेंक सकता हूँ। इसके बाद क्या किया भैया, डकार भी मारा। अरे बाप रे, ये तो पेट भरने के बाद होता है। इतना ही नहीं, नवाब साहब ने लेटने के बाद एक और जोर की डकार ली और लेखक से बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है भारी। खीरा क्या होता है, लजीज होता है लेकिन होता है भारी, नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। अरे भैया खीरा क्या हो गया, लजीज हो गया और हो गया भारी, और पेट पर क्या पड़ गया भैया, बोझ भी पड़ गया। बिना खाए देखो ये सब चीजें हो रही है, खाने के बाद होती तो वो एक अलग चीज हो जाती, ये सब क्या हो रहा है, बिना खाए हो रहा है। तो लेखक तो ये सब चीजें क्या कर रहे थे, सिर्फ देख सकते थे। नवाब को अब क्या ही बोलते हैं।
तो लेखक ने इन जो ये जो घटनाक्रम था, लेखक तो गए थे अपनी कहानी लिखने, लेकिन उनको क्या हुआ, नई कहानी पता चल गई। तो लेखक ने निष्कर्ष क्या निकाला, सबसे पहले तो लेखक के क्या ज्ञान चक्षु खुल गए भाई, लेखक के क्या खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए। और सोचा कि अगर खीरे की सिर्फ सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो सोचिए बिना विचार, बिना किसी घटना और बिना किसी पात्र के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। ये क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला ये पूरी घटना से कि यदि सिर्फ बिना खाए सिर्फ सुगंध से यदि पेट भर सकता है, तो फिर तो भैया बिना विचार, बिना किसी घटना और बिना किसी पात्र के, मतलब बिना किसी हीरो के भी मूवी बन सकती है। ये निष्कर्ष निकाला। अब ये तो हो गई हमारी कहानी। कहानी का ओवरव्यू क्या था, लेखक गए थे ट्रेन में कहानी लिखने, वहां बैठे थे नवाब। नवाब को देखकर क्या हुआ, नवाब खा रहे थे क्या, खीरा। नवाब खाना चाहते थे खीरा। उनके पास कितने खीरे थे, 2 खीरे थे। 2 खीरे नवाब खाना चाहते थे, लेकिन लेखक आ गए। लेखक को देखकर सोचा कि यार मैं इतनी सामान्य चीज खा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो पूछा लेखक से, लेखक जी आप यशपाल जी आप लेंगे। यशपाल जी ने मना कर दिया कि नहीं, यशपाल जी तो नहीं लेंगे। अब नवाब ने पूछा यार यशपाल जी तो ले नहीं रहे हैं और मैं नवाब होकर सामान्य सी ककड़ी खाऊंगा, ककड़ी भी कोई खाने की चीज होती है। तो नवाबी दिखाने के लिए क्या किया, ककड़ी की फांक उठाई, पहले तो उसे धोया, फिर उसकी फांक करी, अब उस पर बढ़िया मसाला डाला, अपना जीरा मन और क्या क्या डाला, मिर्च डाली, नमक डाला। इसके बाद लेखक ने क्या, वो इसके बाद नवाब ने क्या किया, फांक उठाई, उसकी खुशबू ली, स्मेल करी और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सभी घटनाक्रम किसने देखा, ये सभी घटनाक्रम हमारे लेखक, जो क्या नाम है लेखक का, यशपाल, ये यशपाल साहब देख रहे थे। अब देखकर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, जो हमने देखा कि बिना विचार, बिना किसी घटना और बिना किसी पात्र के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। अब ये कुल मिलाकर क्या था, एक व्यंग्य था। ऐसी कोई घटना हुई नहीं होगी, लेखक ने एक व्यंग्य किया है समाज के ऊपर। क्या व्यंग्य किया है कि सामंती वर्ग पतनशील नवाबों की दिखावे पर खो चुके हैं और अपना ढंग नहीं छोड़ते। मतलब जो नवाब लोग हैं वो अपना ढंग नहीं छोड़ते और दिखावे का जो है जीवन जी रहे हैं। अभी उनके पास है कुछ नहीं, पर क्या कर रहे हैं, दिखावे का जो जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने खीरे को क्या माना है, खीरे को एक अखाद्य गरीबों वाली वस्तु मानी है, जो आम लोगों की वस्तु है, और इसे क्या तुच्छ समझा है, जिसे नवाब साहब अकेले में तो खाना चाहते थे, पर लेखक के आने पर वे उसे अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। देखिए खीरे को क्या माना है, एक अखाद्य वस्तु मान लिया कि भाई ये तो अखाद्य वस्तु है, मतलब इसे मैं अकेले में तो खाना चाहता था, अकेले में तो बढ़िया, मतलब मुंह में पानी आ गया, पर लेखक के आने पर असहज महसूस कर रहा था कि ये छोटी चीजें मैं खाऊंगा तो मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। तो ये व्यंग्य था समाज के ऊपर। अब देख लेते हैं शीर्षक की सार्थकता। अब इस कहानी से या इस निबंध में जो है लखनवी अंदाज जो इसको शीर्षक दिया है, क्या ये बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल बैठता है, क्योंकि लखनऊ के नवाबों के उसी झूठे नजाकत और नफासत को उजागर करता है। मतलब लखनऊ के जो नवाब है उनकी नवाबी के ऊपर क्या मारा है, ये व्यंग्य किया है। अब इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चंस है 20 से 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं इतने से इसमें, तो इससे बाहर क्वेश्चंस तो नहीं जाएंगे। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ से एक बार इसका रिवीजन कर लेना। तो रिवीजन यदि आप कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, ये चीजें माइंड में बैठ जाएगी। और देखिए आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन यहाँ पर जो है इस एग्जाम में 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि यदि आपके 4 क्वेश्चन यदि रॉन्ग हो गए तो आपका सीधे सीधे कितना नंबर कट जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। यदि आपके 70 हो रहे होंगे तो 69 हो जाएंगे, 80 आ रहे होंगे तो 79 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या नहीं करना है, तुक्केबाजी नहीं करना है, धूल में लठ नहीं मारना है। यहाँ पर आपको जो आ रहा है केवल उसी का आंसर देना है। और अभी हम क्या करते हैं, जैसे ये तो आपने शायद देख लिया होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें से आप बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल जी का मुख्य सरोकार किस विचारधारा से। यहाँ पे तो क्या पूछ लिया इन्होंने, विचारधारा, जो आपका किस में पूछते हैं, लेखक परिचय में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयागवादी विचारधारा, दूसरा है छायावादी, मार्क्सवादी,
या आध्यात्मवादी? तो ये तो हमने ऊपर नहीं पढ़ा लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो कौन सा है? मार्क्सवादी विचारधारा। यशपाल जी का संबंध किससे? मार्क्सवादी। देखिए याद कैसे रखेंगे, ऐसे तो याद रहेगा नहीं। तो यशपाल जी को आप कभी भी देखोगे तो कैसे देखोगे? मास्क लगाया हुआ। मतलब आपने उनको कब देखा था? कोरोना के समय में। कोरोना के समय में यशपाल जी क्या लगाए हुए थे? मास्क लगाए हुए थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ने को लेकर एकांत की जो कल्पना की थी वह डिब्बे में प्रवेश करते ही किसमें बदल गई? लेखक ने क्या सोचा था? एकांत में क्या लिखूंगा? कहानी। लेकिन जैसे ही डब्बे में चढ़े तो ये जो उनकी कल्पना थी वो किस में बदल गई? क्या नवाब को देखकर क्या हुआ? प्रसन्नता हुई, असंतोष और संकोच हुआ, घोर भय और निराशा हुई, या क्रोध हुआ? बताइए क्या हुआ? 2 सेकंड का समय देता हूं आपको। प्रसन्नता तो नहीं हुई। भय लगा क्या नवाब से? भय किस बात का? क्रोध आया? नहीं, क्रोध तो नहीं आया, ये तो चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। तो क्या हुआ? असंतोष और संकोच हुआ। लेखक के मन में क्या हुआ? असंतोष और संकोच हुआ कि भाई खीरा, क्या पता क्या ही कहानी कर रहे हैं नवाब साहब। ट्रेन के डब्बे में, तीसरा क्वेश्चन है, ट्रेन के डब्बे में लेखक के अचानक आ जाने पर नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखाई दिया? जब लेखक के अचानक कौन आ गए? नवाब साहब आ गए। लेखक अचानक से जब आ गए तो नवाब साहब ने कैसी प्रतिक्रिया दी? आदर और सत्कार का भाव आया, आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव आया, एकांत चिंतन में विघ्न पड़ जाने का असंतोष हुआ, या उपेक्षा और शत्रुता का भाव हुआ? क्या हुआ बताइए? अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। आदर और सत्कार तो कहीं से कहीं तक नहीं आया। आत्मग्लानि और पश्चाताप किस बात का? हाँ, एकांत चिंतन में विघ्न पड़ जाने का असंतोष जरूर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि खीरे खाना था ना भाई एकांत में, अब खीरे नहीं खा पा रहे थे वो। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, नवाब साहब ने, चौथा क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खाने के बजाय केवल सूंघ कर खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि खीरा अंदर से सड़ चुका था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। लेखक के प्रति अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे। लेखक ने तो कुछ बोला नहीं, फिर गुस्सा कैसा? अपनी खानदानी रईसी नफासत और दिखावे का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि नवाब साहब का व्रत था। शीर्षक और जो हमने निष्कर्ष निकाला वो तो यही निकाला कि नवाबी का प्रदर्शन कर रहे थे। तो सी हो सकता है इसका राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या है? सी है। इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, कहानी में नवाब साहब द्वारा लेखक को दोबारा खीरा ऑफर करते समय कहे गए शब्द किबला शौक फरमाएंगे किस संस्कृति को दर्शाते हैं? किस संस्कृति को दर्शाते हैं ये? बनारसी संस्कृति को, सामंती और लखनवी तहजीब की संस्कृति को, पश्चिमी आधुनिक संस्कृति को, या देहाती ग्रामीण संस्कृति को? देखिए लखनऊ से थे तो लखनवी तहजीब की संस्कृति को ही बता रहे होंगे, तो किबला शौक फरमाएंगे काय से संबंधित है? लखनवी तहजीब की संस्कृति को। इसके बाद जो आपका छठा क्वेश्चन है ये क्या है? लेखक ने नवाब साहब के खीरा खाने के इस पूरे नाटक को मन ही मन क्या नाम दिया? क्या नाम दिया भैया? देखिए पहला तो है महान त्याग, वाह यार महान त्याग बता दिया। दूसरा क्या किया? अनोखी वैज्ञानिक विधि बताई, नवाब साहब ने खोजी होगी। रईस का ढोंग और सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका, लखनवी पाक कला का जादू। सी लग रहा भाई आंसर। बताइए आप लोग क्या आएगा? देख लेते हैं। रईस का ढोंग, वही रईसी का ढोंग कर रहे थे नवाब साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रईसी का ढोंग हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, नवाब साहब ने जब खीरे की फांकों को फेंकने के बाद एक जोरदार डकार ली तो लेखक को इससे क्या नई सीख या ज्ञान मिला? लेखक के क्या हो गए थे? ज्ञान चक्षु खुल गए थे। तो क्या ज्ञान चक्षु खुले थे? नवाब साहब का हाजमा बहुत खराब है, बिना खाए भी केवल सूंघने मात्र से पेट भरा जा सकता है, ये था क्या? नहीं। यदि बिना खाए डकार आ सकती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। यही पढ़ा था हमने कि लखनऊ के खीरे बहुत भारी है। बिल्कुल नहीं, हमने क्या पढ़ा था? नई कहानी लिखी जा सकती है। हमने बोला था ना बिना हीरो के भी फिल्म बन सकती है। इसके बाद क्या आता है? नवाब साहब के अनुसार खीरे के संबंध में सबसे बड़ा अवगुण या दोष क्या है? यह बहुत महंगा मिलता है? नहीं। बहुत कड़वा होता है? कड़वापन तो निकाल देते हैं अपन लोग। यह लजीज होता है पर भारी होने के कारण मैदे पर बोझ डालता है?
यह केवल गरीब लोग खाते हैं। बताइए क्या होता है, नवाब साहब ने क्या सोचा था? अनुसार खीरे के संबंध में सबसे बड़ा अवगुण या दोष क्या है? नवाब साहब ने बोला था ना लजीज तो है भाई, पर क्या हो गया, भारी हो गया और पेट पर बोझ डाल दिया। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। फिर 9वां क्वेश्चन क्या है? यशपाल जी ने लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से समाज के किस वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है? शोषित और गरीब मजदूर पर किया, नहीं किया। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग पर किया है क्या? नहीं किया। पतनशील सामंती वर्ग और उनकी बनावटी जीवन शैली पर किया है क्या? हाँ। अंग्रेजी हुकूमत के अवसरों पर किया है क्या? अंग्रेज कहां से आ गए? तो किस पे किया है यशपाल जी ने? पतनशील सामंती वर्ग पर किया है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? कहानी के संदर्भ में सफेद पोश शब्द का सबसे सटीक और गहरा अर्थ क्या है? सफेद रंग के कपड़े सिलने वाला दर्जी, समाज का वह संभ्रांत या भद्र पुरुष जो बाहर से शिष्ट दिखने का ढोंग करता है, जेल से छूटा हुआ कैदी, नहीं उस पे तो जेल पे तो लाइनिंग होती है ना, या कोई सरकारी डॉक्टर या बाबू। देखिए सफेद पोश का संबंध ऐसा है कि वो व्हाइट कॉलर वाले होते हैं ना, जो जैसे मजनू भाई बोलते हैं ना, अभी हम क्या है बने, व्हाइट कॉलर बने, तो अभी तो व्हाइट कॉलर है लेकिन है क्या, अशिष्ट लोग हैं, पर शिष्ट बनने का ढोंग करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। जेल से छूटा हुआ कैदी तो हो नहीं सकता, सरकारी डॉक्टर या बाबू भी नहीं हो सकता। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है? नवाब साहब द्वारा खीरे को छीलने, काटने और उस पर जीरा नमक छिड़कने की प्रक्रिया से उनकी किस विशेषता का पता चलता है? उनकी घोर कंगाली का, कंगाली होती तो खीरा खाते ही नहीं उनकी कार्य कुशलता, नफासत और सलीके का, उनके आलसी स्वभाव का, उनके लालचीपन का। कार्य कुशलता का पता चलता है क्या? क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं नवाब साहब। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। हाँ, कार्य कुशलता, नफसत और सलीके का, इन चीजों का पता चलता है। फिर लेखक ने पहली बार नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरे के निमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया? पहली बार दिए गए क्यों ठुकरा दिया भैया? क्योंकि लेखक का पेट पहले से बहुत भारी था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। लेखक अपनी स्वाभाविकता और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते थे, ये हो सकता है। लेखक को खीरे की खुशबू से एलर्जी थी। लेखक नवाब साहब से नफरत करते थे। अभी मिले नफरत क्यों करेंगे? तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ज्यादा वो था कि यार किसी ने बोला और मैं एकदम से कैसे खा लूंगा। तो क्या होगा? बी आंसर होगा। इसके बाद 13 क्वेश्चन जो है वो क्या है? जब नवाब साहब खीरे की फाकों को जीभ तक ले जा रहे थे तब उनके मुंह में पानी आने का क्या कारण था? खीरे का कड़वापन, कड़वापन होता तो पानी आता नहीं। खीरे की रसा स्वादन की कल्पना और उस पे छिड़के गए चाट मसाले को देखकर। बताइए आप लोग। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। ट्रेन में गर्मी बहुत ज्यादा थी क्या हो सकता है? खीरा जो है क्या था? रसा स्वादन की कल्पना की, क्या क्या मसाले डाले उस पर मजा ही आ जाएगा, ऐसा नवाब साहब को लग रहा था। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन क्या है? लखनवी अंदाज पाठ में प्रयुक्त शब्द तस्लीम का क्या अर्थ है? डांटना, डांटना या फटकारना, सम्मान में सिर झुकाना या स्वीकार करना, किसी से कर्ज मांगना, यात्रा की शुरुआत करना। तस्लीम का क्या अर्थ होता है? सम्मान में सिर झुकाना या स्वीकार करना। इसका आंसर होगा क्या? बी। 15वां क्वेश्चन, लेखक यशपाल के अनुसार आज के दौर में नई कहानी के लेखकों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नई कहानी के लेखकों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनके पास लिखने के लिए पेन और कागज नहीं है। पेन कागज तो सबके पास होते हैं। वे बिना ठोस आधार, यथार्थ और पात्रों की केवल दिखावे की कहानियां लिख रहे हैं। वे बहुत ज्यादा रईस हो गए हैं। वे केवल लखनऊ के बारे में ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, बिना हीरो की कहानियां, यानी बिना ठोस आधार, यथार्थ पात्रों की केवल दिखावे की कहानियां लिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। अब 16 क्वेश्चन क्या है? नवाब साहब ने खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए कौन सी पारंपरिक विधि अपनाई? सभी अपनाते हैं। गर्म पानी में उबाला था क्या? ट्रेन में पानी कहां से आएगा? खीरे के सिरों को काटकर उन्हें नमक के साथ गोदकर झाग निकाला क्या? बताइए, ऐसा किया था क्या? खीरे पर नींबू का रस निचोड़ा था क्या? नींबू तो नहीं डाला था। उस पर थोड़ी देर धूप में रख दिया था क्या? ये देखना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या किया था नवाब साहब ने? दोनों तरफ से सिरों को काटा था
और झाग निकाला था। 16वां क्वेश्चन। अब कौन सा आया? 17वां क्वेश्चन। लेखक ने नवाब साहब की रईसी को कृत्रिम क्यों कहा है, मतलब बनावटी क्यों कहा है? क्योंकि उनके पास कोई धन दौलत नहीं बची थी, फिर भी वे अमीरी का ढोंग कर रहे थे। क्योंकि वे नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहे थे, जेल हो जाती भाई ऐसा करते तो। क्योंकि वे नकली कपड़े पहने हुए थे, सफेद पोश पहने थे। क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही अजीब था। ये दो चीजें हो सकती है, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही अजीब था, और एक कौन सा हो रहा है आपके हिसाब से बताइए? क्योंकि उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, वो क्या कर रहे थे? केवल ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि मैं अभी भी अमीर हूं, देखो मैं इतना अमीर हूं कि मैं ककड़ी जैसी तुच्छ चीज खाता भी नहीं हूं, मैं केवल उसे सूंघकर बाहर फेंक देता हूं, इतने अमीर थे। ज्ञान चक्षु खुल जाना, लेखक के ज्ञान चक्षु खुले थे ना। मुहावरे का पाठ के संदर्भ में क्या अर्थ निकलता है? आंखों का अंधा हो जाना? नहीं, आंखों के अंधे तो लेखक साहब नहीं हुए थे। असलियत या सच्चाई का बोध हो जाना। इसके बाद क्या आता है? बहुत तेज गुस्सा आ जाना या पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। देखिए लेखक को क्या हुआ था? सच्चाई का बोध हो गया था, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए थे, ये सब देख कर कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिना खाए भी पेट भर सकता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, नवाब साहब के द्वारा खीरे की फांकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकना उनके किस मनोवैज्ञानिक विकार को दर्शाता है? किसी न किसी मेंटल स्टेट में तो नवाब साहब रहे होंगे ना, कि उन्होंने ऐसा किया। एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो नवाब साहब को भूलने की बीमारी थी क्या? नहीं थी। झूठी प्रतिष्ठा, झूठी शान दिखाने की सनक थी? गंभीर अवसाद था या उनकी दरिया दिली थी? दरिया दिली तो नहीं थी। हाँ, लेखक से पूछा जरूर था कि आप खीरा खाएंगे क्या? क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा बी, झूठी प्रतिष्ठा और झूठी शान दिखा रहे थे नवाब साहब। इसके बाद क्वेश्चन 20। लेखक यशपाल ने इस कहानी के माध्यम से समाज को क्या मुख्य संदेश दिया है? हमें हमेशा सेकंड क्लास में सफर करना चाहिए, नवाब साहब मिल जाएंगे सेकंड क्लास में। तो हमें खीरा कभी नहीं खाना चाहिए, बिना खीरे के तो मजा ही नहीं आएगा। हमें जीवन में दिखावे पाखंड को छोड़कर वास्तविक धरातल पर जीना चाहिए, या हमें लखनऊ की तहजीब सीखना चाहिए। तहजीब तो देखो भाई सब में होना चाहिए, और लखनवी तहजीब की तो बात ही मतलब कुछ और होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जीवन में दिखावे और पाखंड को छोड़कर जो है धरातल पर जीना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका सी। 21 क्वेश्चन। शकील शब्द का पाठ के आधार पर क्या अर्थ निकलता है? बहुत हल्का और सुपाच्य, भारी जो आसानी से ना पचे, बहुत ज्यादा मीठा, तीखा और मसालेदार। क्या निकलता है? ककड़ी क्या हो रही थी? खीरा पच गया था क्या? नहीं पचा था ना, तो क्या होगा? खीरा भारी जो आसानी से ना पचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नवाब साहब का अचानक लेखक की ओर देखकर यह कहना कि लखनऊ का बालम खीरा है, उनके किस स्वभाव को बदलता हुआ दिखाता है? उनके गुस्से को, औपचारिकता और बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश को, उनकी हीन भावना को, या फोर्थ क्या रहेगा? उनकी घबराहट को। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, आंसर तो दिख ही गया ना। आंसर दिख गया आपको, औपचारिकता और बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश को, कि भाई बालम खीरा है, मतलब उसको विशिष्ट, उसको क्या विशेषण लगा रहे? खीरा को क्या संज्ञा दे दी? खीरा में विशेषण क्या लगा दिया? खीरा तो खुद संज्ञा है, खीरा में क्या विशेषण लगा दिया? बालम, मतलब खीरे की विशेषता बता दी कि भाई बालम खीरा है, खाएंगे क्या आप? बातचीत की शुरुआत कर रहा है नवाब लेखक से, तो औपचारिकता और बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश को बताता है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है? लखनवी अंदाज किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है? एक संस्मरण है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है, एक आत्मकथा है, एक ऐतिहासिक नाटक है। देखो समाज पे क्या किया, यहाँ पर व्यंग्य किया है, तो क्या है? एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक के अनुसार जब नवाब साहब ने खीरे की तैयारी पूरी कर ली तो उनकी पलकें मूंदने लगी। यह पलकें मूंदना क्या दर्शाता है? नवाब साहब को गहरी नींद आ रही थी? नहीं भाई, खीरा खाना था। वे खीरे के स्वाद के काल्पनिक आनंद में खो चुके थे। वे लेखक को देखकर डर गए थे। उनकी आंखों में दर्द हो रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था भाई? खीरा खाना था, बहुत जोर से स्वाद आ रहा था। तो आएगा क्या? आंसर आएगा बताइए। आंसर होगा आपका बी, खीरे के काल्पनिक आनंद में खो चुके थे।
इसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन है, इस कहानी का मुख्य पात्र समाज के किस ऐतिहासिक दौर के बचे हुए अवशेषों का प्रतीक है। मैं बार बार आंसर ऊपर कर दे रहा हूं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है समाज के किस ऐतिहासिक दौर के बचे हुए अवशेषों का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य के शुरुआती दौर का, जमींदारी और नवाबी प्रथा के पतन के बाद के सामंती अवशेषों का, आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया का, कॉरपोरेट में तो किसी के पास इतना समय ही नहीं है, या प्राचीन वैदिक काल का। तो इसका आंसर क्या होगा, जमीनी और नवाबी प्रथा। सीधे सीधे कहानी में बताया गया कि नवाबी प्रथा के पतन के बारे में ये चीजें बताई गई है कि नवाबी प्रथा का जो पतन है वो हो चुका है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सभी अपनी नवाबी में जो है मशगूल हैं। तो देखिए ये 25 क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने कर लिए 25। अब इतने से पार्ट से अपन ने 25 क्वेश्चन निकाले, अच्छे अच्छे भी निकाले, विधा से रिलेटेड निकाले, मुहावरे इसमें आ गए, लेखक के बारे में इसमें आ गया। तो इसके बारे में आपको और पढ़ना चाहिए क्या? हाँ, यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना क्या है, इतना बहुत है। इतना क्या है, इतना बहुत है। अब यदि आप चाहें और इसका आप क्या चाहते हैं, पीडीएफ, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या ज्वाइन करना होगा, हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको कमेंट, जो कमेंट आपकी पिन कर दी जाएगी उसमें आपकी टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी। अब बस आपको क्या करना है, देखिए ऐसे चैप्टर तो हम ला रहे हैं, ये तो आपका पहला चैप्टर था, जितना भी आपका जो गद्य खंड दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया, आपका पद्य खंड दिया है, फिर इसके बाद दी हुई है आपकी ग्रामर। ग्रामर को क्या बोलेंगे, व्याकरण। तो व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, ये सब चीजें हैं। तो इन सब का भी ओवरव्यू, इन सब की भी क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए एक बटन दिख रही होगी यहाँ पर, नीचे आप जाएंगे चैनल के तो आपको एक बटन मिलेगी, इस पे क्या लिखा होगा, सब्सक्राइब। तो इस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, तो इसको दबा दीजिए और क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आपका एक एक लाइक हमें क्या देता है, मोटिवेशन देता है इतना बड़ा वीडियो बनाने का, इतना कंटेंट लाने का। और ये चीज़ें क्या है, इस बार हिंदी तो आप देख ही रहे हो कि हिंदी का सिलेबस ही कुछ अलग सा दे दिया है। तो ये सब चीज़ें लाने के लिए आपको क्या, हमको क्या मिलता है, यदि आप लाइक करते हैं तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो हमको मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।